Hello students, I am Dr. Pratima Pathak from Sociology Department, Marwadi College, Ranchi. स्टूडेंट्स, सोशियोलॉजी में मारवाड़ी कॉलेज से 3 टीचर्स का लेक्चर वीडियो अपलोड किया जा रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर प्रतिमा पाठक फ्रॉम सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। स्टूडेंट्स, सोशियोलॉजी में मारवाड़ी कॉलेज से 3 टीचर्स का लेक्चर वीडियो अपलोड किया जा रहा है। मैं डॉक्टर प्रतिमा पाठक, डॉक्टर पूनम यादव, डॉक्टर NK साहू। तो आपको ऑनलाइन ये सुविधा मिल रही है कि इन तीनों टीचर्स के वीडियो आप देख सकें। यहाँ पर आज हम लोग सिलेबस की बात करने जा रहे हैं। आपके सिलेबस में जो भी विषय सूची है उसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है खंड A, समाज शास्त्र का परिचय या इंट्रोड्यूसिंग सोसाइटी, और दूसरा है खंड B या अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। तो मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो खंड A के बारे में पढ़ाऊँगी, समाज शास्त्र का परिचय, इसके बारे में आपको बताऊँगी। ठीक है, तो आइए हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। खंड A में पहला चैप्टर है समाज से परिचय, व्यक्तिवादी, समूहवादी एवं बहुलवादी दृष्टिकोण। तो इन तीनों दृष्टिकोण के आधार पर समाज को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, ये इस चैप्टर में बताया जाएगा आप लोगों को। इसके बाद है समाज शास्त्र का उद्भव और विकास, इमर्जेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, तो क्योंकि समाज शास्त्र अन्य विज्ञानों के हिसाब से, अन्य विज्ञानों की तुलना में एक नया विज्ञान है, तो इसका उद्भव कब हुआ और विकास किस प्रकार हुआ वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। फिर तीसरा है समाज शास्त्र की प्रकृति तथा अध्ययन क्षेत्र, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। तो किसी भी शास्त्र की प्रकृति कहने का मतलब होता है कि जो भी हम स्टडी कर रहे हैं वो साइंटिफिक है या नहीं है। समाज शास्त्र में जो भी स्टडी की जाती है, जो भी डाटा कलेक्शन वगैरह होता है, वो साइंटिफिक वे में होता है कि नहीं होता है, इस चीज़ को इसमें पढ़ना है। और समाज शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है या स्कोप क्या है, इसे पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर में है समाज शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध, रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विथ अदर सोशल साइंसेस। तो समाज शास्त्र जो है वो अन्य दूसरे सामाजिक विज्ञानों के साथ किस प्रकार संबंधित है, जैसे मनोविज्ञान या साइकोलॉजी, इतिहास या हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस या राजनीति शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी या मानव शास्त्र। तो ये सभी जो शास्त्र हैं इन्हें हम सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञानों के श्रृंखला में रखते हैं इन्हें हम। और इन सभी सामाजिक विज्ञानों के साथ समाज शास्त्र का किस प्रकार का संबंध है या इनमें क्या विरोध है आपस में, इन सब बातों का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है, इसके बाद है सोशल ग्रुप्स या सामाजिक समूह। सामाजिक समूह क्या है,
इसकी अर्थ एवं परिभाषाएं, इसकी विशेषताएं, वर्गीकरण और इसके विभिन्न प्रकार होते हैं, उन सभी चीज़ों का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे, सोशल ग्रुप में या सामाजिक समूह में। नेक्स्ट है परिस्थिति एवं भूमिका, स्टेटस एंड रोल। तो ये भी सामाजिक संरचना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। ये जितने भी हम चैप्टर पढ़ेंगे वो सारे महत्वपूर्ण हैं। तो स्टेटस क्या है और किस प्रकार से ये रोल से संबंधित है, इन सब सारी चीज़ों का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। इसके बाद है सामाजिक स्तरीकरण या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, जिसमें हम समाज के विभिन्न स्तरों में विभाजन और विभेदीकरण के बारे में पढ़ेंगे। समाज को किस प्रकार से एक बंद स्तरीकरण के रूप में विभाजित किया गया है और कहाँ कहाँ पे समाज एक खुला स्तरीकरण के रूप में दिखाई देता है, इन सब चीज़ों की चर्चा इस चैप्टर में की जाएगी। इसके बाद है नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण या सोशल कंट्रोल। तो समाज में इतनी सारी बातें हैं और क्योंकि समाज है जो है वो में जो इंसान रहता है उसके व्यवहार से समाज की सारी क्रियाएं प्रभावित होती हैं, तो किसी भी व्यक्ति या सामाजिक प्राणी के व्यवहार को नियंत्रित करना भी ज़रूरी होता है, तभी समाज को व्यवस्थित रखा जा सकता है। तो सामाजिक नियंत्रण में हम यही सब पढ़ते हैं कि किस प्रकार समाज में नियंत्रण का महत्व होता है, सामाजिक नियंत्रण क्या है, इसके स्वरूप या प्रकार क्या हैं और इसके प्रमुख साधन क्या हैं, इन सब चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद है परिवार एवं नातेदारी या फैमिली एंड किनशिप। तो परिवार जो है वो समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है, सबसे इम्पोर्टेंट इकाई होती है। हमें मालूम है कि अनेक परिवारों के मिलने से ही समाज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से परिवार के बारे में विशद व्याख्या की जाएगी इस चैप्टर में, और नातेदारी व्यवस्था क्या है इसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका आर्थिक क्रियाएं या आर्थिक संस्थाएं या इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। तो किसी भी समाज की सामाजिक व्यवस्था का आधार जो है उसकी आर्थिक क्रियाएं ही होती है, आर्थिक संस्थाएं ही होती हैं। तो किसी भी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हाथ होता है किसी से भी समाज के विकास के लिए या आगे बढ़ने के लिए या उसकी व्यवस्था को परिभाषित करने के लिए। तो आर्थिक संस्थाओं में यही पढ़ा जाएगा। इसके बाद है राजनैतिक संस्थाएं या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, तो जिसमें हम पढ़ेंगे राज्य क्या है, स्टेट क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य के प्रकार, राज्य के कार्य, सत्ता, आधुनिक राजनीतिक प्रणालियाँ, लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था इत्यादि का अध्ययन हम राजनीतिक संस्थाओं के अंतर्गत करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है धर्म एक सामाजिक संस्था के रूप में या रिलीजन एज ए सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे आपको धर्म की वैज्ञानिक व्याख्या की जाएगी इस चैप्टर में, इसके लक्षण बताए जाएंगे, धर्म की उत्पत्ति किस प्रकार हुई इसके बारे में बताया जाएगा और किस प्रकार से धर्म और विज्ञान एक दूसरे से अलग हैं और धर्म, विज्ञान और जादू क्या है और इनमें क्या क्या अंतर है, टोटमवाद क्या है, टोटम क्या है, इनका सामाजिक महत्व क्या है, इन सब के बारे में इस चैप्टर में अध्ययन किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है शिक्षा एक संस्था के रूप में या एजुकेशन एज ए इंस्टीट्यूशन। तो इसमें हम शिक्षा व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, शिक्षा की अर्थ एवं परिभाषाएं, शिक्षा का स्वरूप, भारतीय समाज में शिक्षा, स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा व्यवस्था कैसी रही, शिक्षा की भूमिका या समाजशास्त्री महत्व क्या है, इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है संस्कृति, मूल्य एवं आदर्श नियम।
साझा, बहुलवादी एवं विरोधी। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम कल्चर, वैल्यू एंड नॉर्म्स, शेयर्ड, प्लूरल एंड कॉन्टेस्टेड। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि संस्कृति क्या है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये सारे चैप्टर ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये सारे हमारे जीवन से ही संबंधित हैं। ये सारी बातें हमारे इर्द गिर्द हैं और हमारे जीवन से संबंधित हैं, बस इसे हम एक सिद्धांत के रूप में नहीं देख पाए। तो इन सब चैप्टर को पढ़ने से हमारा जो दृष्टिकोण है वो चीज़ों के बारे में बदलता है और हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे संस्कृति का अर्थ एवं परिभाषाएं, भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति क्या है, संस्कृति के सामाजिक कार्य या महत्व, मूल्य, आदर्श, नियम, जितने भी सोशल वैल्यूज होते हैं हमारे, जो हमारे नॉर्म्स होते हैं जिन्हें हमें जानना ज़रूरी है, उन सब चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है सामाजिकरण, अनुरूपता, संघर्ष तथा व्यक्तित्व का निर्माण, सोशलाइजेशन, कन्फर्मिटी, कॉन्फ्लिक्ट एंड द शेपिंग ऑफ पर्सनालिटी। तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि समाजीकरण क्या है ना, किस चीज़ को हम सोशलाइजेशन कहते हैं, इसकी प्रक्रिया किस प्रकार से है या किस प्रकार से इंसान के लाइफ में सोशलाइजेशन लाइफ टाइम के अलग अलग स्तर में, अलग अलग एज में किस प्रकार होता है, सामाजिकरण की प्रमुख संस्थाएं क्या हैं, साधन क्या हैं, इसके सिद्धांत क्या हैं, समाजीकरण एवं संघर्ष क्या है, किस प्रकार से समाजीकरण के द्वारा किसी भी व्यक्तित्व का निर्माण होता है, इन सब चीज़ों को इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसके बाद है क्षेत्र कार्य के उपकरण एवं प्रविधियाँ, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ फील्ड वर्क, सर्वे, ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू, सर्वेक्षण, अवलोकन तथा साक्षात्कार। तो हम ये जानते हैं कि समाज शास्त्र जो है वो सिर्फ एक सैद्धांतिक विज्ञान नहीं है, सैद्धांतिक शास्त्र नहीं है, ये एक व्यवहारिक विज्ञान है, व्यवहारिक शास्त्र है। क्योंकि समाज शास्त्र में समाज की, वर्तमान समाज का अध्ययन किया जाता है और सामाजिक घटनाओं या सामाजिक समस्याओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो उन समस्याओं को, उन घटनाओं को देखने और समझने के लिए हमें क्षेत्र कार्य में जाना पड़ता है, फील्ड वर्क करना पड़ता है, इसके लिए लोगों से सर्वे करना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, इंटरव्यू लेना पड़ता है और इन सब विधियों के द्वारा, इन सब टूल्स के द्वारा, इन सब टेक्निक्स के द्वारा हम फील्ड वर्क पूरा करते हैं और उसके बाद फिर उस सोशल प्रॉब्लम का कारण क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में प्रैक्टिकली हम अध्ययन करते हैं। तो वो अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है, फील्ड वर्क कैसे होता है, इसके बारे में पूरा विवरण और जानकारी इस अध्याय में आपको दी जाएगी। इसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर और अंतिम चैप्टर है जिसमें कि आप पढ़ेंगे समाज शास्त्र में क्षेत्र कार्य का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ फील्ड वर्क इन सोशियोलॉजी। तो अभी हम जिस क्षेत्र कार्य की बात कर रहे थे वो क्षेत्र कार्य करना समाज शास्त्र के लिए क्यों ज़रूरी है और इसका क्या महत्व है, ये किस प्रकार से किया जाता है, इन सब बातों का अध्ययन हम इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन ए का सारा चैप्टर, सारे सिलेबस का सारा चैप्टर, जिसे कि मैं पढ़ाऊँगी आप लोगों को। और ये सारा विषय टोटल सोशियोलॉजी ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें कि अभी तक हमने जिसकी चर्चा की है वो सारी चीज़ें हम लोगों को इंटरेस्टिंग लग रही हैं। और सेक्शन बी में समाज का बोध या अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, जिसे डॉक्टर पूनम यादव पढ़ाएंगी, जिसमें कि सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर क्या है ये बताया जाएगा आप लोगों को। सेकंड नंबर पे है सामाजिक प्रक्रियाएं, सोशल प्रोसेसेस, सहयोग, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, कोऑपरेशन,
कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये बताया जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, वर्ग, जाति, प्रजाति एवं लिंग, क्लास, कास्ट, रेस एंड जेंडर, इसके बारे में डिटेल में बताएंगी मैडम आप लोगों को। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज बताया जाएगा कि किस प्रकार से समाज में परिवर्तन आता है, इसके क्या पैटर्न है, डायमेंशंस क्या हैं, इसके कारण क्या हैं, इसके परिणाम क्या हैं, इनके बारे में बताया जाएगा आप लोगों को। फिर है नेक्स्ट है आप लोगों का चैप्टर सामाजिक व्यवस्था या सोशल ऑर्डर, जिसमें कि डोमिनेशन, अथॉरिटी एंड लॉ, प्रभुत्व, सत्ता और कानून के बारे में बताया जाएगा कि किस प्रकार सामाजिक व्यवस्था चलती है, जिसमें प्रभुत्व का क्या महत्व है, सत्ता क्या है और किस प्रकार कानून किसी समाज के लिए ज़रूरी होता है, नियंत्रण के लिए ज़रूरी होता है, इन सब चीज़ों को बताया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, विरोधपूर्ण दशाएं, अपराध एवं हिंसा, जिसमें आप क्राइम एंड वायलेंस के बारे में पढ़ेंगे कि विरोध क्या होता है, कॉन्टेस्टेशन किसे कहते हैं, अपराध क्या है, अपराध के कारक या कारण क्या हैं, हिंसा क्या है, अपराधी कितने प्रकार के होते हैं, अपराधियों का वर्गीकरण, किस सोशियोलॉजिस्ट ने अपराधियों का वर्गीकरण किया है, उन सब के बारे में इस चैप्टर में विस्तार से बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा आप लोगों का गांव, कस्बा तथा नगर, ग्रामीण और नगरीय समाज में परिवर्तन, विलेज, टाउन एंड सिटी, चेंजेस इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग के जिसमें आपको प्रीवियस नॉलेज कुछ न कुछ है ही सारी चीज़ों के बारे में, गांव क्या है, कस्बा क्या है, नगर किसे कहते हैं, नगर और गांव के समाज में क्या अंतर होता है, ये सारी चीज़ों को इस चैप्टर में बताया जाएगा। फिर नेक्स्ट है पारिस्थितिकी और समाज, इकोलॉजी एंड सोसाइटी। तो इकोलॉजी किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी क्या है और किस प्रकार से मानव और उसकी पारिस्थितिकी क्या होती है, ये सब चीज़ों को इसमें बताया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है आप लोगों का पर्यावरण संकट और सामाजिक प्रयास। तो अभी आज के समय में पर्यावरण क्या है और पर्यावरण संकट किस प्रकार से पर्यावरण संकट से पूरा विश्व जो है किस प्रकार से गुजर रहा है, इस दौर से गुजर रहा है, इसके बारे में सबको अपनी अपनी जानकारियां हैं। उन्हीं सब चीज़ों को इसमें विस्तार से बताया जाएगा आप लोगों को, और किस प्रकार से सांस्कृतिक पर्यावरण को हम सुधार सकते हैं, पर्यावरण संकट या प्रदूषण को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, इन सब चीज़ों का, और सामाजिक प्रयास इसके लिए क्या किए जा सकते हैं, इन सब चीज़ों का इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर होगा आप लोगों का इसके बाद क्या होगा कि ये आप सारे थ्योरी पढ़ लेंगे। इसके बाद फिर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सोशियोलॉजिस्ट जो हैं, समाजशास्त्री जो हैं, जिनके सिद्धांत आप पढ़ेंगे आगे भविष्य में, और आप पढ़ के भी गुजरेंगे इस चीज़, अभी इस क्लास में भी पढ़ेंगे। तो उन सब सिद्धांतों को जिन्होंने दिया है प्रमुख समाजशास्त्री, तो उन समाजशास्त्रियों का परिचय आपको दिया जाएगा। तो आगे का जितना भी चैप्टर है उसमें कुछ समाजशास्त्री भारतीय हैं और कुछ भारत के बाहर के विदेशी समाजशास्त्री हैं, उनके बारे में बताया जाएगा। जैसे कार्ल मार्क्स के बारे में बताया जाएगा, उन्होंने अपने वर्ग संघर्ष पर सिद्धांत दिए हैं, क्लास स्ट्रगल पे दिया उन्होंने सिद्धांत। तो समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स को आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इमाइल दुर्खिम, जिन्होंने श्रम विभाजन पर अपने सिद्धांत दिए हैं। तो ये सारे समाजशास्त्रियों के संक्षिप्त जीवनी, कृति और उनका सिद्धांत के बारे में हल्की जानकारी आप लोगों के लिए यहाँ पे उपलब्ध है, पर इन समाजशास्त्रियों को आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है आगे की पढ़ाई के लिए। तो किस प्रकार से इमाइल दुर्खिम ने श्रम विभाजन पर अपने सिद्धांत दिए। फिर नेक्स्ट है मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी पे अपने सिद्धांत दिए हैं। नौकरशाही पर मैक्स वेबर के क्या विचार हैं, तो उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये तीन समाजशास्त्री जो हैं, कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खिम और मैक्स वेबर के बारे में आप पढ़ेंगे। इसके बाद है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है,
G.S. घुरिये के बारे में। तो इन्होंने जो अपने सिद्धांत दिए हैं, कास्ट एंड रेस के बारे में दिया है, जाति एवं प्रजाति के बारे में, उसे आपको उस चैप्टर में पढ़ना है। इसके बाद है नेक्स्ट है 14th चैप्टर है, इसमें D.P. मुखर्जी के बारे में आपको पढ़ना है। इन्होंने भी परंपरा और परिवर्तन पर अपने बहुत से सिद्धांत दिए हैं। ट्रेडिशन एंड चेंजेस के बारे में आपको पढ़ना होगा इसमें। नेक्स्ट चैप्टर है A.R. देसाई, जिन्होंने राज्य पर या स्टेट पर अपने व्यू दिए हैं, तो वो आपको पढ़ना होगा, ठीक है। इसके बाद एक और अंतिम चैप्टर है, सबसे अंतिम चैप्टर है आपका ग्राम पर M.N. श्रीनिवास के विचार। तो भारतीय समाजशास्त्रियों में जितने भी समाजशास्त्रियों का नाम आपने पढ़ा, तो वो सारे महत्वपूर्ण हैं, पर उनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत M.N. श्रीनिवास के प्रचलित हुए हैं, जिन्होंने समाजशास्त्र पर अपने बहुत से सिद्धांत दिए हैं कि किस प्रकार संस्कृतिकरण है, लौकिकीकरण है, पश्चिमीकरण है, इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन किया है। डोमिनेंट कास्ट क्या है, प्रभु जाति क्या है, इसके बारे में इन्होंने बताया है। तो M.N. श्रीनिवास के सिद्धांत आपको इसमें पढ़ने होंगे कि एक गांव के बारे में उन्होंने अपना स्टडी किया था, एक रामपुरा गांव के बारे में स्टडी किया था, उसके बारे में इसमें अध्ययन किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस यही कंप्लीट होता है, सोशियोलॉजी का सिलेबस फर्स्ट ईयर का। और आप सभी विद्यार्थियों को ये पता है कि अभी फर्स्ट ईयर में आप लोगों का जो भी परीक्षा होता है या एग्ज़ाम होता है, तो उसमें सारे प्रश्न जो है वो वस्तुनिष्ठ आते हैं या ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको चैप्टर के बारे में पूरी जानकारी होनी आवश्यक होती है। तो इसलिए जो भी आपको लेक्चर के थ्रू बताया जाएगा, उन सारी चीज़ों को आप ध्यान से सुनेंगे और सारी बातों को याद रखेंगे, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो आपको उसके आंसर चुनने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो आज के क्लास के लिए इतना ही है। धन्यवाद।